हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट की प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस का पेपर जो है ये जुलाई 2016 का है। जुलाई 2016 में जो टेरिटोरियल आर्मी के लिए एग्जाम्स हुए थे उसका पेपर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। टॉपिक जनरल अवेयरनेस। आज हम देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस में टेरिटोरियल आर्मी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है आपका, स्टैटिक जीके से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रिपीटेड टॉपिक्स से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो हम आज इसको सॉल्व करने वाले हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही बहुत ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि जुलाई 2016 में जो जीए का पेपर आया था टेरिटोरियल आर्मी में वो कैसा था, क्या क्या क्वेश्चंस थे और उनको सॉल्व करते हैं। ये जो आप हमारे सामने पेपर देख रहे हैं ये जुलाई 2016 में हुए एग्ज़ाम का पेपर है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जीए या जीके के सेक्शन में है, स्टैटिक जीके जो होता है इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस पेपर में कुछ करंट के क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादातर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला जो आज हमारे पास क्वेश्चन है ये साइंस सेक्शन से है और क्वेश्चन ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैमल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैमल। मैमल यानी कि स्तनधारी जीव। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो स्तनधारी जीव नहीं है, यानी कि मैमल नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास डॉल्फिन, शार्क, सील और वेल। ठीक है, सारे जो भी है वाटर एक्वाटिक एनिमल्स हैं, डॉल्फिन, शार्क, सील या फिर वेल। तो इनमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी शार्क। शार्क जो है वो फिश के अंतर्गत आता है, पाइसीज में आता है। शार्क जो है वो एक मछली है, ना कि मैमल है। इसके अलावा डॉल्फिन जो है वो बिल्कुल मैमल है, सील ये भी मैमल है और वेल ये भी मैमल है। वेल तो इनफैक्ट लार्जेस्ट एक्वाटिक मैमल है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि एक मैमल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। जो फॉरेस्ट के टाइप्स होते हैं, फॉरेस्ट हरा रहता है या उसके पत्ते झड़ जाते हैं, इस बेसिस पर और लोकेशन के बेसिस पर जो जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उनको कुछ कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो हमें ये बताना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी की या किस टाइप की फॉरेस्ट पाई जाती है। ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, एक्चुअली ये चारों टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया का जो फिज़िकल फीचर है वो जगह जगह पे अलग अलग है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है और ये चारों टाइप के ही फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम एरिया की हम बात जब करते हैं तो मैक्सिमम एरिया जो लेता है वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगेन जो हमारा अगला प्रश्न है ये साइंस सेक्शन से है। बेरी बेरी कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बेरी इनमें से किस टाइप के तत्व की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है फैट्स यानी कि चर्बी, वाटर यानी कि पानी, विटामिन्स या फिर मिनरल्स। ठीक है, तो बेरी जो बीमारी होती है ना ये विटामिन बी की कमी से होती है। ये विटामिन बी की कमी से बेरी होती है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन की कमी से बेरी होती है। ये जो टॉपिक है ना ये विटामिन्स और इससे रिलेटेड डिजीजेस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार क्या करें कि इससे गो थ्रू कर लें, जितने भी टाइप के विटामिन्स होते हैं और उनसे रिलेटेड जो डिफिशिएंसी डिजीज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यही होता है कि जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया लगने लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस किस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें प्रैक्टिस
कहाँ करनी है, हम कहाँ कमज़ोर हैं वहाँ हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी अगेन हमारे पास साइंस सेक्शन से ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? इनमें से कौन सा एक बीमारी है जो वायरस यानी कि विषाणु द्वारा नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन से बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, कॉलेरा या फिर डेंगू। 4 ऑप्शन है, बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, कॉलेरा और डेंगू। तो इनमें से जो वायरस से नहीं होता है वो है ऑप्शन सी कॉलेरा। बाकी तीनों बर्ड फ्लू, फ्लू तो किसी टाइप का भी फ्लू हो वो वायरस के कारण नहीं होता है। देन चिकन पॉक्स ये भी वायरस के कारण ही होता है और डेंगू ये भी डेंगू वायरस होता है। कॉलेरा जो है ये बैक्टीरिया के कारण होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन सी कॉलेरा जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, बाकी तीनों बीमारियां वायरस के कारण होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ अ लिविंग सेल? एक लिविंग सेल, एक जीव कोशिका का प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट यानी कि मुख्य उसका जो संरचनात्मक तत्व है वो कौन सा है? ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा उसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी कार्बन। कार्बन जो होता है वो एक लिविंग सेल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। अगर आप सेल के सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की बात करें या साइटोप्लाज्म की बात करें, कहीं भी कार्बन का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बाकी सारे तीनों ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये भी सेल के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट की बात करें तो वो कार्बन ही है। आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास है ये हिस्ट्री से है। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड टू। रॉलेट एक्ट, अब ये रॉलेट एक्ट क्या है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून, अंधा कानून या काला कानून आप इसे कह सकते हैं। ये एक एक्ट था जो ब्रिटिश द्वारा पास किया गया था। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है कि किस लिए ये पास किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ब्रिंग अबाउट अग्रेरियन रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी curtail the nationalist and revolutionary activities, have a favorable balance of trade या फिर put World War II criminals on trade। पहला ऑप्शन है अग्रेरियन रिफॉर्म्स को लाने के लिए, ऑप्शन बी है नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरी जो भी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ हो रही थी उस टाइम पे उसको रोकने के लिए, ऑप्शन सी है बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन करने के लिए और ऑप्शन डी है हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 के क्रिमिनल्स को ट्रायल पे रखने के लिए। तो जो रॉलेट एक्ट था ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री की बात करें तो ये था कर्टेल द नेशनलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, यानी कि उस वक्त ब्रिटिश के अगेंस्ट जो भी नेशनलिस्ट या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी इससे ब्रिटिश घबरा गए थे और उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रॉलेट एक्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के बहुत सारे एक्ट्स जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास जीए में है वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन। अभी मैंने आपको बताया कि जितने सारे भी एक्ट्स है चाहे वो हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उन एक्ट्स से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब 7 में भी हमारे पास एक एक्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये किस पे बेस्ड था ये बताना है। ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, द प्रिंसिपल ऑफ सेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया या फिर एक्सेप्टेंसेस ऑफ द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबल टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या कही गई थी ये हमसे पूछा गया। तो इसमें कहा गया था फेडरेशन और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारी सरकार है वो फेडरल होनी चाहिए और पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया जाना चाहिए इंडिया में। इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए
द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर रहा है ये गुप्ता पीरियड का। अगर गुप्त काल की बात करें तो उस वक्त ये जो लैंग्वेज था ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो बाकी दूसरे पीरियड्स से इसे अलग बनाता है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? ऑप्शंस है हमारे पास पाली, मगधी, प्राकृत या फिर ऑप्शन डी संस्कृत। तो अगर गुप्ता पीरियड में भाषा की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित जो भाषा थी वो थी संस्कृत। इसी के विपरीत अगर आप मौर्य की बात करेंगे, मौर्यास की बात करेंगे, तो मौर्यास के टाइम पे जो भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी वो थी प्राकृत। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश फीचर है गुप्ताज और मौर्यास में कि गुप्ताज के टाइम पे संस्कृत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, जबकि मौर्यास के टाइम पर प्राकृत फेमस थी। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वेयर डिड बुद्धा अटेंड परिनिर्वाणा या फिर डाइड। वेयर डिड बुद्धा ने कहाँ परिनिर्वाणा अचीव किया था? परिनिर्वाणा से अर्थ है उनकी मृत्यु का। ऑप्शन है ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी राजगृह या फिर डी वैशाली। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर जो कि यूपी में है वहाँ पे हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो तीन है बोध गया, राजगीर, इनसे भी गौतम बुद्धा का संबंध है और ये वैशाली जो है ये भगवान महावीर की जन्म स्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। Who among the first used the word स्वराज्य? Again very important question और बहुत ही important पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। ऑप्शंस है, सवाल ये है कि सबसे पहले सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? ठीक है, स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो ऑप्शंस हमारे पास है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो ये बात तो सबको मालूम होगी, एक जो बहुत ही फेमस नारा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो तभी स्वराज का इस्तेमाल किया गया था और ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि बिटवीन whom was the battle of खानवा fought। बैटल ऑफ खानवा जो कि 1527 में लड़ा गया था, ये किन दो लोगों के बीच में लड़ा गया? ऑप्शन है इब्राहिम लोधी एंड राणा सांगा, ऑप्शन बी है बाबर एंड राणा सांगा, ऑप्शन सी है हुमायूं एंड शेर खान एंड ऑप्शन डी है हुमायूं एंड नुसरत शाह। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बैटल ऑफ खानवा, ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच बैटल ऑफ खानवा 1527 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम दांडी। दांडी से शुरू हुई आंदोलन का नाम बताएं। दांडी जो कि भारतीय इतिहास में नेशनल मूवमेंट में जब फ्रीडम की बात की जा रही थी उस वक्त दांडी जो था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है। दांडी से शुरू हुई थी दांडी यात्रा और इस यात्रा के ख़त्म होते ही कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आंदोलन जो शुरू हुआ था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दांडी यात्रा जो है या जिसे हम दांडी मार्च कहते हैं वो शुरू हुई थी और उसके ख़त्म होते ही नमक कानून को तोड़कर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। The time difference between two cities, city A 30 degree north 60 degree east and the city B 30 degree north 80 degree east would be। दो शहरों जिनका यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया गया है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उनके बीच का समय अंतर कितना होगा।
तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लैटिट्यूड्स जो दोनों हैं वो बिल्कुल सेम है, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ। टाइम डिफरेंस देखने के लिए हम लॉन्गिट्यूड्स को चेक करते हैं, और हमारे पास यहाँ कितना है 80 डिग्री और यहाँ है 60 डिग्री। इनका डिफरेंस कितना हो गया 20 डिग्री का। अब 1 डिग्री जो लैटिट्यूड डिफरेंस होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। यहाँ पे कितना है 20 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 80 मिनट के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 80 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। इनमें से कौन सी गैस की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा अधिक है, यानी कि हमारी हवा में इनमें से कौन सा गैस सबसे ज़्यादा मौजूद है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर मीथेन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन, जो कि अप्रॉक्स 78% के आसपास होता है, ठीक है। 78% के आसपास होता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हवा में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ साबरमती बेसिन, गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन या गोदावरी बेसिन। चंबल नदी जो है वो कौन सी बेसिन का पार्ट है, साबरमती, गंगा, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी। चंबल नदी नर्मदा बेसिन का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारे पास है वो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन सी राज्य से होकर नहीं जाता। अगेन ये ज्योग्राफी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सारे जो भी लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट है ये आपको याद होने चाहिए। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया से होकर गुजरता है और बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी राजस्थान, ठीक है। तो त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है, लेकिन ऑप्शन ए जो है उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इंडिया के कुल कितने स्टेट्स ऐसे हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिनसे क्रॉस करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया में। भारत का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा या फिर केटू। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बार बार ये एग्जाम्स में आ चुका है। ऑप्शन सी कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ऑप्शन है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लोमी सॉइल या फिर लैटेराइट सॉइल, ठीक है। इनमें से कौन सा कॉटन कल्टीवेशन के लिए यानी कि रुई की खेती के लिए सबसे बढ़िया सॉइल है, मिट्टी है। ऑप्शंस थे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लोमी सॉइल और लैटेराइट सॉइल। ये जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। कॉटन की खेती के लिए जो सबसे बढ़िया मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एल नीनो करंट अपीयर्स अलोंग द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एल नीनो करंट जो होता है वो कौन से कोस्ट पे आता है। ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, पेरू, अलास्का या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेरू, ऑप्शन बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है इंजूरियस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यानी कि यूवी रेज आर मोस्टली प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द लैंड सरफेस एज दे आर ऑब्जर्व्ड मोस्टली बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर आने से पहले उन्हें कौन अब्जॉर्ब कर लेता है।
यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स होते हैं उनमें से कौन सा लेयर यूवी किरणों को धरती तक पहुंचने से रोकता है। ऑप्शन से स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर या फिर मीजोस्फेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हानिकारक यूवी किरणों को धरती पे पहुंचने से रोकता है। तो ये थे आज के पेपर के क्वेश्चंस जो जुलाई 2016 में टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के एग्जाम्स में पूछे गए थे। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आपको इस बात का अंदाज़ा लगा होगा कि किस टॉपिक पर आपको कितना समय देना है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।